2024 बड़ा टर्बुलेंट साल रहा है, आईएमएफ की डील हो गई। सबसे की इशू जो है वो पाकिस्तानी रुपया जो है वो स्टेबल रहा है। प्राइसेस बढ़ रही हैं ऐसी बात की, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं वो कम हुई है। स्टेट बैंक ने खुद ही कह दिया है जी कि आप अगले क्वार्टर में एक्सपेक्ट करें कि ये इन्फ्लेशन जो है वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी। शरह तरक्की जो है वो ही रोजगार लेकर आती है। दूसरा बड़ा मसला पाकिस्तानियों का रोजगार है। हर जगह जहां आप देखें नौकरियां नहीं है। इन्वेस्टमेंट को हो नहीं रही, ना लोकल है, ना एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। मुल्क को सर्जरी की जरूरत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत दूर की बात है। सबसे पहले लोकल इन्वेस्टर जो है उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो इन्वेस्ट करेगा। कार्टून्स बने हुए थे कि ट्रंप जो है ना वो बैठा हुआ है गाड़ी में और वो इलॉन मस्क चला रहा है उसको। अमेरिका में एक ये शर्त है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आपने अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है तो आपको अमेरिका में पैदा होना जरूरी। तो मस्क साहब गालबन जो है वो साउथ अफ्रीका की पैदाइश है। इलॉन मस्क ये तो प्रेसिडेंट का राइट हैंड है और ये जाके नियो नाजी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की हफ्तावार नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं। और आज भी हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को जो बड़े बड़े चैलेंजेस जो अमूर हैं उनका जिक्र करेंगे। लेकिन ये चूंकि इस साल का आखिरी प्रोग्राम है तो हम ये देखेंगे कि 2024 में पाकिस्तान की मईशत का क्या रिकॉर्ड रहा, क्या चीज ऊपर गई, क्या चीज नीचे आई, कहाँ पे मुल्क की इकोनॉमी खड़ी हुई है और आम आदमी के लिए उसमें कोई रिलीफ होने का इम्कान है या नहीं, और 2025 कैसा है आने वाला। इसके साथ कुछ हम आलमी इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान की मईशत, हारून ख्वाजा साहब, 2024 बड़ा टर्बुलेंट साल रहा है। आईएमएफ की डील हो गई और वो उस प्रोग्राम से स्टेबलाइजेशन का अमल स्टार्ट हुआ। कड़ी शराइत जो हैं, इससे पहले भी चल रहा था वो प्रोग्राम, लेकिन बहुत सी कंडीशंस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की, अब वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो जरा सा इसी से स्टार्ट कीजिए कि ये जो स्टेबलाइजेशन, मुल्क की इकोनॉमी को बहाल करने का या उसको एक लेवल पर लाने का जो अमल है वो कैसा रहा इस साल में, और क्या क्या उसमें दुश्वारियां या पेश आई, उनको कैसे अबूर किया गवर्नमेंट ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे कि आपको पता है जुलाई में आईएमएफ के साथ एक 3 साला मुआहदा पाकिस्तान का हुआ, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी $7 अरब की। उसकी जो कंडीशन थी, और वो आपको याद होगा, वो पीछे से भी चलता रहा था। पहले 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ हुआ था। तो ये अब तकरीबन 1.5 साल हो गए इस आईएमएफ के साथ एक स्मूथ जो है रिलेशनशिप वो चल रही है फिलहाल। उसके बेसिक खदोखाल ये हैं कि आप देखें, इन्फ्लेशन जो है वो 38% पे थी, वो इस वक्त तो 5% से भी नीचे आ गई है। सबसे की इशू जो है वो पाकिस्तानी रुपया जो है वो स्टेबल रहा है। अब वो स्टेबल जो है वो क्यों रहा है, उसके ऊपर तो एक और प्रोग्राम किया जा सकता है, और वो बेहतर ये है कि मैं उसमें कमेंट ना ही करूं। उसमें आप खुर्रम हुसैन साहब से डिटेल्ड प्रोग्राम करें मेरी रिक्वेस्ट पे कि ये पाकिस्तान का रुपया कैसे स्टेबल रहा है और इसके अंदर कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जिसकी वजह से ये स्टेबल रहा है। और फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं ये इनको यूज करना चाहिए या मार्केट को डिसाइड करना चाहिए कि रुपये की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ये मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, फिर रेटिंग्स हमारी इंप्रूव हुई इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज फिच, मूडीज वगैरह में पहले के मुकाबले में बेहतर रेटिंग्स हैं। इंटरेस्ट रेट्स आपको पता है 22% से 13% पे आ गए हुए हैं। स्टॉक मार्केट 40,000 से 1,10,000 पे चली गई है। रिजर्व्स आपके जो है $3 अरब के थे वो 12 अरब एक्सीड कर गए हैं। और रिमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, हालांकि पिछले महीने तो थोड़ी कम हुई हैं। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, ज्यादातर उनमें एग्रीकल्चर ही है। करंट अकाउंट डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, बल्कि सरप्लस है। अभी ये $750 मिलियन का पिछले महीने तक वो पहुंच गया था। प्राइमरी डेफिसिट जो है अंडर कंट्रोल है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये है कि आपका जो खर्चा है इंटरेस्ट निकाल के वो जो है वो भी सरप्लस के अंदर है। और ऑफ कोर्स स्टेबलाइजेशन में ये भी ये गवर्नमेंट क्लेम करती है जी हमने SIFC का भी प्लेटफॉर्म दिया है कि जिससे हम ये ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप वगैरह है उसको ओवरकम करने के लिए। तो ये सारी चीजें मिला के एक आप कह सकते हैं कि तासुर तो ये एब्सोल्युटली मिलता है कि थोड़ी स्टेबलाइजेशन हुई है इकोनॉमी के अंदर। और गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है इससे ज्यादा भी।
बाकी ये है कि आवाम तक और आम आदमी तक इसका कोई फायदा पहुंचा है, वो एक सेपरेट डिस्कशन। वो मैं वहीं पे आने लगा हूँ, वो महंगाई के हवाले से है। महंगाई की शरह जो है, इन्फ्लेशन जैसे कहा जाता है, उसमें इजाफे की शरह कम हुई है इस साल, बल्कि काफी हद तक नीचे गई है, 4% से भी कम अब तो ऑफिशियल फिगर्स बता रहे हैं। ये हुकूमत इसको एक अचीवमेंट भी ले रही है, और मेरे ख्याल से शायद ये है कि रेट कम हो जाएगा, जो कीमतें बढ़ गई हैं वो तो बढ़ी रहेंगी। इसके ऊपर जरा बताएं कि ये इसमें क्या ऊपर नीचे आया मामला, और अगले साल क्या ये हम इसको रख पाएंगे इसी लेवल पर? देखिए रजा, सबसे पहले तो हमने इस पे बहुत पहले भी बात की है कि इस इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि कीमतें नीचे जाना शुरू हो जाए। मसलन कोई चीज अगर आज से 2 साल पहले 100 रुपए की थी तो 40% इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि पहले तो वो 140 की हो गई। अब इन्फ्लेशन वो 40% से 5% पे आ गई, तो उसका मतलब ये है कि अब 140 जो है वो अब 5% पे ग्रो करेगा, यानी कि अब वो 147 की हो जाएगी। ये नहीं होगा कि वो नीचे चली गई, वो मतलब 107 रुपए की नहीं होगी, वो 147 की होगी। सो प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऐसी बात की, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं वो कम हुई है। तो सबसे पहले तो ये दूसरी बात, ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है कि ये 5% से नीचे आ गई है इन्फ्लेशन। बट स्टेट बैंक ने खुद ही कह दिया है जी कि आप अगले क्वार्टर में एक्सपेक्ट करें कि ये इन्फ्लेशन जो है वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, इशू ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एनीमिक किस्म की है। ये 3.6 इन्होंने प्रोजेक्ट की थी, ये 3% भी कर ले तो बड़ी बात है। अब इस ग्रोथ के अंदर मतलब आपकी इकोनॉमी सबड्यूड है, आपकी इकोनॉमी जो है ना वो, एज आई सेड, एनेमिक उसकी ग्रोथ है। तो उसके अंदर इन्फ्लेशन कम होना वो एक ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस की बात है। अगर कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर इकोनॉमी तो हॉट तो नहीं है ना, उसमें कोई मतलब इकोनॉमी में कोई इतनी तेजी तो है ही नहीं कि जो कि इन्फ्लेशन को रिजल्ट, जिसका इन्फ्लेशन उसके आउटकम हो। जो इन्फ्लेशन ये 40% हुई थी, जस्ट टू क्लैरिफाई, ये इस वजह से हुई थी कि वो बहुत सिवियर डिवैल्यूएशन हमारी हुई थी। आज से 2 साल पहले बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन हुई थी रुपए की, जिसकी वजह से हर चीज जो है, क्योंकि हम प्रिटी मच इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हम अपना तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारा खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करते हैं, खुद नहीं तेल इंपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीजें जो है इंपोर्ट रिलेटेड, जब डिवैल्यूएशन होती है तो ये इसका इफेक्ट इन सब चीजों के ऊपर जाता है। ये मेन वजह ये थी। तो सुबह आपकी बात का जवाब ये है कि इन्फ्लेशन, स्टेट बैंक कह रहे हैं कि ये दोबारा ऊपर जाएगी। मैं समझता हूँ ओवर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी में तो कुछ हो ही नहीं रहा। जी। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है, सप्रेस्ड इकोनॉमी का आपने जिक्र किया। बहरहाल अगर ऊपर नहीं जाएंगी, कम से कम इस हद तक तो रिलीफ लोगों को मिलेगा। लेकिन आपने पहले ग्रोथ का जिक्र किया, और जाहिर बात है आपने पार्टली उसको एड्रेस कर दिया है, क्योंकि शरह तरक्की जो है वो ही रोजगार लेकर आती है। दूसरा बड़ा मसला पाकिस्तानियों का रोजगार है। हर जगह जहां आप देखें नौकरियां नहीं है, लोग ज्यादा हैं। उसकी तरफ कोई आपने देखा कि कोई मजीद 2025 में आउटलुक बेहतर दिखाई दे रहा है 2024 से? मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा फ्रैंकली। ये मैंने तो बार बार कहा है ना, वो आप उसको शायराना रंग भी देते हैं कि गुलिस्तान है, गुलिस्तान को उसमें घास यास पौधे, फलों के दरख्त वगैरह, लेकिन फाख्ता ही नहीं है, तो फायदा क्या है? वो बेंच पड़े हुए हैं, खाली पड़े हैं। बेंच के ऊपर यानी कि कोई लोग नहीं बैठे हैं। भाई लोगों का मतलब है डोमेस्टिक इन्वेस्टर। जी। और फाख्ताओं का मतलब ये है कि वो ब्राउन रंग की फाख्ताएं, वो एक्सपैट्रिएट है, एक्सपैट पाकिस्तानीज हैं। और जो जो लाल नीले पीले हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, ना फाख्ताएं हैं और ना ही बेंच के ऊपर कोई बैठे। तो इस गुलिस्तान का क्या करना है ना। तो हमने तो इसके ऊपर काफी बात की। अब आप देखें ना, पावर्टी लेवल आपका अभी भी 40% से ऊपर है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आपका वो 30-35 के दरमियान होवर कर रहा है। एक अच्छा सॉलिड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 60 से ऊपर होता है, 60 से ऊपर। हम वो 30-35 के अंदर होवर अराउंड कर रहे हैं। वो 31 से 35 हो जाता है तो वो बाजे बजाने लगते हैं जी गवर्नमेंट वाले के, क्या जी कमाल कर दिया है। इन्वेस्टमेंट को हो नहीं रही, ना लोकल है, ना एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अब अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, रिको डेक का सुना है मैंने कि $500 बिलियन के अंदर उन्होंने 15% शेयर बेच दिए।
और मैं तो इसकी वैल्यूएशन कर करके जो रिकोडेक जो कंपनी जॉइंट वेंचर जिसके साथ हुआ है, उनके नंबर्स हैं कि ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एसेट है। वो हमने सऊदी अरब को उसकी 15% हम दे रहे हैं, $500 मिलियन के, वो भी किस्तों में आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं। सीपैक जो है वो आपका, उसका कोई पता नहीं क्या हो रहा है, वो सिक्योरिटी की वजह से चाइनीज भाग गए हैं। आप एससीजीज का आपने वो इंसेंटिव्स खत्म कर दिए हैं आईएमएफ के ऊपर, सो पता नहीं सीपैक का क्या फ्यूचर है। जहाँ थोड़ी बहुत रजा जॉब क्रिएशन होनी थी वो आपके फ्रीलांसर्स और ये आईटी के ऊपर, वो गवर्नमेंट ने खुद आके आईटी को, आप देख ही रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब जैसे होस्ट लॉन्ग लिस्ट में, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है, कोई रिफॉर्म नहीं है। आई एम कंप्लीटली बैफल्ड कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। सो कोई मुझे प्लान नजर नहीं आता और मैं नहीं समझ रहा कि किसी किस्म की ग्रोथ मैं तो नहीं देख रहा। तो ये हम भाई फिर ये क्रेडिट तो बहुत ले रहे हैं कि जी हमने स्टेबलाइज कर दिया है, देखें इकोनॉमी पहले से कहीं बेहतर है, करंट अकाउंट और ये और वो। तो ओवरऑल मतलब आपकी जो बात है, उससे तो ये लग रहा है कि बेसिकली ये 2025 में भी ग्रोथ जो है वो सप्रेस्ड ही रहेगी, आउटलुक जो है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। मगर फिर इससे ये सवाल पैदा होता है कि ये हमने देखा स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी आई, वो देखा जी तारीखी लेवल्स आ गए, ये भी इस महीने में भी, पिछले महीने में भी ऊपर जा रही थी, फिर एकदम क्रैश हुआ, फिर उसके बाद रिकवरी हुई। तो जरा ये भी बताइए, अगरचे कि ये बात दुरुस्त है कि स्टॉक मार्केट कोई इकोनॉमी की सही पाकिस्तान में तो कम से कम नुमाइंदा नहीं है, लेकिन ये कि उससे हम क्या अखज़ कर सकते हैं कि लोग अब क्या पैसे वहां से निकाल के रियल एस्टेट से इसमें लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स में? रियल एस्टेट का तो वैसे ही बैठा बैठा हुआ है, आपको पता है, उसमें तो कोई वैसे नहीं जा रहा, क्योंकि वो उसमें एफबीआर की और टैक्सेशन की इतनी कंफ्यूजन है उसके अंदर कि वो भी जैसे आईटी का इन्होंने किस्सा तमाम किया है, उस तरह रियल एस्टेट का तो ये काफी साल पहले कर चुके हैं। कोई थॉट प्रोसेस नहीं किया है, कोई पॉलिसी जो है वो नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। एक तो ये बात होगी, तो वहां पे फिर पैसा वैसे ही नहीं जा रहा। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, तो लोगों ने बैंक में पैसे जो रखवाया था वो भी अब, दैट इज द मेन रीजन वाई स्टॉक मार्केट की तरफ ये सारा जा रहा है। बट कीप इन माइंड, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, हमने इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम किए हैं, वो इट्स नाइदर हियर नॉर देयर, इट डजंट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। वो बहुत मुश्किल से आप लगा लें कि वो 6 लाख के करीब इन्वेस्टर है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, 6 लाख इन्वेस्टर। अच्छा, 2017 के अंदर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन जो थी वो 100 अरब डॉलर थी 2017 में। आज जो ये 1,10,000 पे पहुंच गई है, तो वो 50 अरब डॉलर भी नहीं है उसकी वैल्यूएशन, बिकॉज डीवैल्यूएशन हो गई थी। सो फ्रॉम द लेंस ऑफ अ फॉरेन इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो बहुत छोटी मार्केट है ना, वो जो पहले थी उसकी भी आधी हो गई है डॉलर में। तो जब आप लोकल इन्वेस्टर देखें वो सिर्फ 6 लाख है, तो बाकी कहां से आएंगे? वो फॉरेन इन्वेस्टर है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो कहता है भाई इतनी छोटी सी मार्केट है और वो भी आधी हो गई है 6 साल में। ठीक है, अच्छा, वो अब 50 अरब डॉलर की मार्केट है, उसकी साइज बड़ा कैसे करें? भाई साइज बड़ा करने के लिए आपका बिजनेसमैन तैयार ही नहीं है, वो इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि जो अभी मैंने सारी बातें की हैं कि गवर्नमेंट का तो कोई समझ नहीं आ रही कि क्या प्लान है आपका। अच्छा, फिर दूसरी चीज नजर रह जाती है कि प्राइवेटाइजेशन करें। फिर भाई किस तरह से स्टॉक मार्केट का साइज इंक्रीज करें ना भाई, या लोकल इन्वेस्टर आके कोई नई कंपनियां बनाए, एक्सपैंड करे, या फिर ये है कि आप प्राइवेटाइज करें। अब वो प्राइवेटाइजेशन भी देखिए, ना डिस्को प्राइवेटाइज हुए हैं, ना पीआईए प्राइवेटाइज हुए, उधर भी 0/0। तो मतलब अगेन एज आई सेड, स्टॉक मार्केट इज नॉट द बैरोमीटर एंड इट डजंट रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। जी बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से ये वजाहत जरूरी थी, क्योंकि इसके ऊपर इतने तबसरे होते रहे, इतनी बयानात आते रहे हैं। तो बहरहाल अब जरा आ जाते हैं कि ये इकोनॉमी का तो हमने एक ओवर व्यू ले लिया, 2025 का भी आउटलुक कुछ फर्क 2024 से नहीं लग रहा। तो अब ये बताइए कि इन हालात में तो फिर जो सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक वो बस बनाई हुई थी कि जी ये फिक्स हो जाएगी इकोनॉमी, तो ये तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग अगला साल भी आ रहा है। इससे निपटने का क्या
एक शॉर्ट टर्म क्या काम हो सकता है, इसके ऊपर जरा थोड़ा बताइए कि किस तरह से क्या चीज करे गवर्नमेंट जिससे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मोबिलाइज हो, और ये आने वाले 1-2 साल में जरा सा पाकिस्तान को जिसे कहते हैं रिप्रीफ या रिलीफ मिले जी। इसमें तो मैं बार बार कहता हूँ, उसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 ये है कि ये अपने माइंड में अपनी चिप ये निकाल के हमने फेंक देनी है कि शॉर्ट टर्म में कुछ हो सकता है। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं हो सकता। पहला स्टेप तो ये है कि शॉर्ट टर्म में ये वो कोई नहीं है, बटन दबाया तो इकोनॉमी, इस तरह से कुछ नहीं होना। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फिर हम जो है ना इस ये सोचने के काबिल होंगे, अच्छा भी अब इसको ठीक करते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खुदा के वास्ते लेकर आए मुल्क के अंदर। कैसे लानी है हम उसके ऊपर बहुत बात कर चुके हैं। नंबर 3, मुल्क को सर्जरी की जरूरत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत दूर की बात है। सबसे पहले लोकल इन्वेस्टर जो है उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो इन्वेस्ट करेगा। वो इन्वेस्ट करेगा तो फिर वो एक्सपर्ट पाकिस्तानी को लेकर आएगा। जो फॉरेन जो बाहर की कंट्रीज में हमारे 12-13 मिलियन पाकिस्तानी, वो आके इन्वेस्ट करेंगे। वो जब आएंगे तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर तो आपने रियल एफडीआई की बात आप करें ना, मैं ये मुल्कों के साथ अब अपने अपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को मनूवर करके आप वो 500 मिलियन 1 बिलियन ले आए, ये दिस इज नॉट द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो जिससे आपकी इकोनॉमी ठीक होगी। आपको इन्वेस्टमेंट वो गुलिस्तान जो है उसके अंदर फाख्ताएं लेकर आनी है। तो वो ऐसे नहीं आ जाएंगी कि वो आपको डंडे के जोर पे नहीं आएंगी। वो आप जितना मर्जी उसको खूबसूरत कर लें, जब तक उनको खूबसूरत नहीं लगेगा ये फाख्ताएं नहीं आएंगी। तो उसके लिए आपको स्टेप्स को, मैं सर्जरी की बार बार बात करता हूँ, आपको सर्जरी की जरूरत है। वो 5-6 पॉइंट्स जो मैं बताता हूँ, सिविल सर्विस को ठीक करने की जरूरत है, आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको अपनी जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, बजट रीराइट करने की जरूरत है, लोकल गवर्नमेंट लेकर आने की जरूरत है। ये 5 चीजें तो ये है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की बात करें तो खुदा के वास्ते ये एफबीआर जो है इससे उम्मीदें लगाना छोड़ दें। ये पाकिस्तान का रहा सहा जो है वो भी सांस बंद करें। अब वो लोगों के बैंक अकाउंट्स तक ये जाने की कोशिश करें। इट इज ओनली एंड ओनली अपनी जो है नालायकी और इनकॉम्पिटेंस छुपाने के लिए वो इस तरह के लॉज इनेक्ट करने जा रहे हैं। ये भी करके देख लें, और खराब करेंगे आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को। इवेंचुअली आपको इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। बस ये एफबीआर के बारे में तो आपके बड़े क्लियर व्यूज हैं हमेशा की तरह। तो अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा। आपने देखा कि अमेरिका में भी नई गवर्नमेंट की तैयारियां हो रही हैं, और उधर जो नॉमिनेशंस हैं ट्रम्प साहब की तकरीबन सारी की सारी आ गई हैं। उनमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट है वो इलॉन मस्क, जो कि एक बिलियनियर हैं, और शायद आपके दोस्त भी हों, ये तो अब पूछेंगे आपसे कभी। और ये कि वो इस वक्त लग रहा है कि ही इज इन द ड्राइविंग सीट। आज पूरे दिन मैं देख रहा था, कार्टून्स बने हुए थे कि ट्रम्प जो है ना वो बैठा हुआ है गाड़ी में और वो इलॉन मस्क चला रहा है उसको। लेकिन उसके साथ साथ वो अपने प्लेटफॉर्म जो एक्स या ट्विटर, जिसको खैर पाकिस्तान में तो तकरीबन बंद ही है, वीपीएन के बगैर नहीं चलता, लेकिन उसको वो यूज भी कर रहा है सियासी मकासद के लिए। एक जमाने में वो कहता था जी इसको न्यूट्रल होना चाहिए, इसमें कोई पार्टिजनशिप नहीं है। खुद वो पहले उसने पूरी ट्रम्प की कैंपेन चलाई, अपनी अपनी कैंपेन चलाई। अब वो जर्मनी में जो फार राइट जो जिन लोगों ने जीते हैं इलेक्शन, या वो 16% से ज्यादा उनको वोट मिला है, वो उनकी भी हिमायत कर रहा है। ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में जो ये इस तरह की मूवमेंट्स हैं वाइट नेशनलिज्म की, उनको उनका वो हिमायती बना हुआ है। तो जरा ये इलॉन मस्क की जो है फिनोमिना, इसके ऊपर भी रोशनी डालें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज उभर कर आई है इस बार कम से कम। नहीं, इलॉन इज, आपको पता है वो तो जीनियस बंदा है। वो तो देखे ना, उससे किसी ने पूछा, वो रॉकेट तैयार कर रहा है इंसानों को मार्स, मरीख पे ले जाने के लिए। हाँ, मार्स को मरीख ही कहते हैं गलमन उर्दू में। जी जी। तो अब वो किसी ने उससे पूछा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपको पता है कि ये आप जब जाएंगे इस रॉकेट में तो ये वन वे टिकट है, ये वापसी का कोई पता नहीं आप वापस भी आ सकेंगे कि नहीं। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है। तो वो सवाल पूछने वाले ने कहा तो आपको पता है, तो इसका मतलब है कि ये भी पॉसिबिलिटी बड़ी हाई है कि आप यानी कि दुनिया फानी से कुछ कर जाएंगे, बहुत हो जाएंगे आप इसके अंदर। उसने कहा हाँ मुझे पता है। तो उसने कहा फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? उसने कहा वैसे फौत नहीं होना। तो
तो मतलब वो एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है उसकी। आप देखें ना, उसके पेपैल से शुरू हुआ है, उसके बाद उसने वो टेस्ला बनाई है, वो अंडरग्राउंड टनल्स की टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, वो ड्राइवरलेस कार्स ला रहा है, टेक्नोलॉजी को उसने मतलब वो हदें छू रहा है। स्पेस एक्स उसने बना दी है, उसके रॉकेट्स आप देखें किस तरह से वो रॉकेट, वो मशीन जो है रॉकेट को यानी कि स्पेस क्राफ्ट को छोड़ के रॉकेट वापस आ जाता है और खुद लैंड होता है। इट्स अमेजिंग व्हाट ही इज डूइंग। तो अच्छा, अब ट्विटर के एक्स के ऊपर आ जाते हैं। ये इन्होंने 44 बिलियन का खरीदा था, 44 बिलियन डॉलर्स का। इसकी वैल्यू जो थी वो 12 बिलियन पे आ गई थी, इतना उसने लूज किया। तो लोगों ने कहा कि ये इसने सोचे समझे बगैर। लेकिन आप इमेजिन करें कि जितनी पब्लिसिटी उसने एक्स से कमाई है और जिस तरह का वो वर्ल्ड, आप समझे लीडर बन गए। ये जो आप कार्टून्स की बात कर रहे हैं कि ट्रम्प साथ बैठा है और ड्राइव वो कर रहा है, यानी कि अमेरिका का जो है, अमेरिका को चलाने वाला ट्रम्प, वो मस्क बन गया। आपको पता है ना, अमेरिका में एक ये शर्त है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आपने अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है तो आपको अमेरिका में पैदा होना जरूरी। जी तो मस्क साहब गालबन जो है वो साउथ अफ्रीका की पैदाइश है। जी हाँ। प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकते, तो उसने प्रेसिडेंट को साथ बिठा के गाड़ी का स्टीयरिंग खुद संभाल लिया। तो ये तो इनकी बैकग्राउंड हो गई। अच्छा जी, अब अमेरिका में उनको आजकल कहा जाता है द फर्स्ट बडी। हाँ। जैसे अमेरिका में जो खातून अव्वल को फर्स्ट लेडी कहा जाता है, तो इसका नाम पड़ा हुआ फर्स्ट बडी। अच्छा, अब इनकी भाई साहब की नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं है। वो स्पेस एक्स वगैरह चलाते हैं रजा, तो इनको नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस इसलिए नहीं दी है क्योंकि ये वो हर साल फाइल करनी होती है, बताना होता है आपने किधर किधर ट्रैवल किया है, आप कौन सी दवाइयां खा रहे हैं और ये वो। तो वो फाइल ही नहीं करता। तो एयरफोर्स वगैरह उन्होंने, किसी ने इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी, लेकिन वो हर मीटिंग में बैठा होता है फिर भी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो ट्रम्प आएगा तो वो प्रेसिडेंट कैन गिव नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस टू एनीवन, तो इसको वो तो मसला नहीं है। तो अच्छा, इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा जी कि ये वाइल्ड कार्ड है, ये तो सेंसिटिव चीजें जाके ट्विटर पे लगा देता है। हाँ। तो वो सारे दे आर वेरी वेरी, उससे जो है ना, उसको समझते हैं वाइल्ड कार्ड है, और लेकिन वो जान नहीं छुड़ा सकते। वो हर जगह पहुंच जाते हैं। सो ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया। अब वो ईरानियन ऑफिशियल से मिला है, वो ट्विटर पे लगा दिया। वो व्लादिमीर पुतिन से मिला है, वो ट्विटर पे लगा दिया। सो उसके ट्रम्प, इलॉन मस्क के, हाँ, जस्ट लाइक ट्रम्प, देयर इज नो सीक्रेट, नथिंग इज सीक्रेट फॉर देम। अच्छा, जो वाह। आपने बात की वो जर्मनी वगैरह की, तो जर्मनी में आपको पता है वो गवर्नमेंट अभी मंडे को ओलाफ शोल्स की गवर्नमेंट, वो नो कॉन्फिडेंस वोट में वो तहलील हो गई है और 23 फरवरी को अब इलेक्शन कॉल हुए हैं। तो ये कोalition बेसिकली 3 पार्टीज की थी। ये कोalition पिछले 20 में से 12 साल इस कोalition ने जर्मनी को चलाया। तो इनके शोलफ साहब जो हैं, इनके क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स हैं और सोशल डेमोक्रेट्स हैं ओलाफ शोल्स के, और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी जो है वो फ्रेडरिक मर्ज साहब हैं, उनकी। और फिर वो ग्रीन्स वगैरह के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी कोalition बनाई थी। अब सिचुएशन ये है कि फ्रेडरिक मर्ज साहब जो हैं वो इस वक्त पोल कर रहे हैं 34% पे। शोल्स साहब की पार्टी जो है वो कर रही है 17% पे पोल कर रही है। सो फ्रेडरिक मर्ज साहब जो हैं वो इस दफा उसी कोalition, लाइकली है वही कोalition बनेगी, लेकिन इस दफा फ्रेडरिक मर्ज साहब जो हैं वो चांसलर बनेंगे, ओलाफ शोल्स साहब नहीं बनेंगे। सो वो कोalition वही रही है, पार्टीज जो हैं वो आगे पीछे हो गई। सो इन अ नटशेल ये हो रहा है वहां। ठीक है जी। अब एक तीसरी पार्टी है वहां पे जो कि 19% पे पोल करी है, उसका नाम है एएफडी, ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। ये एक फार राइट पार्टी है जो कि नियो नाजी पार्टी है, जिसको जर्मन इंटेलिजेंस जो है वो कह चुकी है कि जी ये जो है ये यानी कि नाजीज के साथ इनका कनेक्शन है। वो 19% पे पहुंच, यानी कि सेकंड मोस्ट पॉपुलर। 34% जो है वो क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स हैं, 19% पे ये फार राइट पार्टी जा रही है। तो अब मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, एक चौथे हैं इनके पॉलिटिशियन, उन्होंने ट्वीट कहीं की थी पिछले महीने कि जी जर्मनी को सीखना चाहिए, इलॉन मस्क और हावियर मिली जो है अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट, उसने भी बड़ा कुछ किया उस सिटीजन प्रोग्राम पे, उनसे सीखना चाहिए रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो
ये कुछ दो तीन दिन पहले कोई ऐसे ही कोई टिकटॉकर या कोई ये वीडियो बना के किसी जर्मन लड़की ने उसने डाल दिया इलॉन मस्क के लिए कि जी उसने पोस्ट कर दी कि जर्मनी का सोल्यूशन सिर्फ सिर्फ ये ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी एएफडी पार्टी है, यानी कि नियो नाजी पार्टी है। ट्रम्प इलॉन मस्क ने उसको ट्विटर पे एंडोर्स कर दिया। 10 घंटे के अंदर 2.5 करोड़ लोगों ने उसको व्यू किया। तो मुसीबत उधर पड़ गई है जर्मन पॉलिटिक्स के अंदर, और वो हो रहा है कि जी ये तो इलॉन मस्क साहब आके तो जर्मनी में इंटरफेयर कर रहे हैं, और ये इधर अमेरिका के अंदर मुसीबत पड़ गई है कि जी ये क्या हो रहा है, ये इलॉन मस्क ये तो प्रेसिडेंट का राइट हैंड है और ये जाके नियो नाजी लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो उधर काफी स्टर क्रिएट हुई है। एंड जस्ट टू क्लोज द आर्ग्यूमेंट, ये पहला टाइम नहीं है रजा मस्क साहब का। इन्होंने वो नाइजल फराज जो हैं वो ब्रिटेन के अंदर उनकी पार्टी जो है रिफॉर्म यूके, उसको भी ये सपोर्ट करते हैं, उसको डोनेशन वगैरह देने के चक्कर में। अच्छा, इसी तरह इन्होंने इटली के अंदर वो एक बहुत बड़ा बोट एक्सीडेंट हुआ था 5 साल पहले, उसके अंदर में 700-800 लोग जो थे वो डूब गए थे, और वो बोट डूब रही थी तो इटली के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने ही रिफ्यूज्ड टू सेंड कोस्ट गार्ड्स टू सेव द बोट, जो कि इलीगल था। उसके ऊपर केस चला, बहरहाल वो पिछले फ्राइडे जो है वो बरी हो गया उससे। तो इलॉन मस्क ने उसको सपोर्ट किया था कि भाई तुमने सही किया कि तुमने कोस्ट गार्ड नहीं भेजे, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको कहा है जी कि ये पुलिस स्टेट बना रहे हैं। फिर ब्रिटेन के अंदर किसी डिस्को के अंदर स्टैबिंग हो गई थी 5-6 बंदों की, उसमें मस्क साहब ने कहा ये तो इमिग्रेंट्स ने किया, तो ब्रिटेन में राइट्स शुरू हो गए। और जर्मनी में वो लोगों को बार बार कह रहे हैं जी ये एंटी इमिग्रेशन, देखें आपकी कंट्री जो है वो बर्बाद हो रही है, तो ये वो तो मतलब ये पहली दफा नहीं इसने किया, इसकी आदत है ये जाके डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इस तरह ये करता रहता है। तो बहरहाल इन नटशल ये है उधर। नहीं, बहुत आपने डिटेल में ये बताया मस्क साहब की कारनामे और द वे ही हैज इमर्ज्ड एज अ पावर प्लेयर नॉट जस्ट इन अमेरिका बल्कि अब तो ग्लोबल स्टेज पे भी लग रहा है। बहरहाल जनवरी करीब है और ट्रंप इंतजामिया अपना जो है वो काम स्टार्ट करेगी। क्या करते हैं वो दुनिया के साथ, अमेरिका के साथ और पाकिस्तान के साथ, इस पर बात करेंगे अगले हफ्ते। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। इसकी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। और आज के लिए खुदा हाफिज।